काइनेटिक्स सीरीज़ का ये लेक्चर 2 है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ी पढ़ाई की थी, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे और रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है फॉर अ गिवन रिएक्शन, इस बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या यूज़ होता है, रिएक्टेंट के टर्म्स में हम लोग कैसे लिखते हैं रेट एक्सप्रेशन को और प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व की थी। ठीक है, आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस सब बारे में थोड़ी चर्चा होगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों, सपोज एक क्वेश्चन गिवन है कि एक रिएक्शन है 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। ये कोई भी एक गिवन केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें देखो सवाल क्या पूछा है, ऐसा सवाल पहले एग्जाम में भी आ चुका है। दिया हुआ है सपोज कि इफ -D N2O5 अपॉन dt is equal to K1N2O5 और बच्चों अपने को गिवन है प्लस DNO2 by dt is equal to K2N2O5 और गिवन है प्लस DO2 अपॉन dt is equal to K3 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। आज जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग बेटा रेट लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। तो रेट लॉ में हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे N2O5 रिएक्टेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है, या रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो उस पर आगे देखेंगे। पहले ये एक्सप्रेशन पे ही बेस्ड देखो, इस पे सवाल क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है। एक कोई ऐसा एक्सप्रेशन, एक कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया और कुछ एक्सप्रेशंस दे दी। अब उसके बाद पूछ लेगा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3, वेयर K1, K2 एंड K3 आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, K1, K2, K3 अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके बीच में रिलेशन पूछ लिया है। तो अब पिछली क्लास में मैंने बताया था कि रेट एक्सप्रेशन पे बेस्ड कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले क्या करना है, रेट की एक्सप्रेशन को पूरा पूरा लिख लेना है। रेट की एक्सप्रेशन को पूरा पूरा लिख लेना है। तो चलो जरा रेट की एक्सप्रेशन को हम लोग लिखें। तो R इज इक्वल टू -1/2 DN2O5 अपॉन dt, यही होगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस NO2 में देखेंगे तो अपॉन 4, 1/4 D NO2 by dt। ओके, और आगे बढ़ेंगे तो इज इक्वल टू प्लस 1/1 DO2 by dt, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब जरा अगर हम लोग ध्यान दें, क्या DN2O5 अपॉन dt दिया हुआ है, NO2 अपॉन dt दिया हुआ है, DO2 अपॉन dt दिया हुआ है, और सब N2O5 के टर्म्स में गिवन है। इस एक्सप्रेशन में बस अपने को क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 K1N2O5 इज इक्वल टू 1/4। अब बोलो बच्चों DNO2 अपॉन dt को हम लोग क्या डाल सकते हैं, DNO2 अपॉन dt की जगह पे N2O5 K2N2O5 डाला जा सकता है, K2N2O5, and that is equal to plus 1/1 K3 and 2O5.
कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम लोग चाहें तो N2O5 हर जगह से कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसको लिखेंगे तो आएगा K1/2 इज इक्वल टू K2/4 इज इक्वल टू K3/1। और इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3 इज इक्वल टू 4K3। तो इस टाइप के सवाल पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछने की संभावना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, रेट एक्सप्रेशन पे बेस्ड है, तो बहुत परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी सवाल आए तो सबसे पहला काम अपना क्या है कि रेट एक्सप्रेशन लिखनी है, और रेट एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यूज़ गिवन है उस वैल्यू को डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जो रिलेशन आएगा वो फाइनल रिलेशन अपने को चारों ऑप्शन में से एक ना एक ऑप्शन गिवन रहेगा। जैसे यहाँ पे 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3। ओके, तो इस पर ध्यान देना। चलो थोड़ा आगे और सवाल देखते हैं। एक छोटा सा सवाल और करते हैं। क्वेश्चन है कि 3 मोल्स ऑफ O2 रिएक्ट टू गिव 2 मोल्स ऑफ O3। ऑक्सीजन को बेटा ओजोन में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन ये गिवन है कि इफ रेट ऑफ disappearance of oxygen is 4.2 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, then find rate of formation of ओजोन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, ऐसा कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले रेट की एक्सप्रेशन को लिख लेना है। R इज इक्वल टू -1/3 DO2/dt एंड दैट इज इक्वल टू +1/2 DO3/dt। ठीक है बेटा, अपने को गिवन क्या है, अब अगला काम क्या करना है कि व्हाट इज गिवन टू अस। क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है, तो डाटा गिवन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब अपने को गिवन है -DO2/dt और ये कितना गिवन है 4.2 इंटू 10 to the power -3। यूनिट में मान के चल रहा हूँ कि आप लिख लेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इस जगह पे ये वैल्यू आप पुट करोगे बेटा एक्सप्रेशन में, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.4 इंटू 10 to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। दूसरा क्या पूछा था, व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मतलब आपसे पूछा है DO3/dt। ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R। देखो 2 जाके R में मल्टीप्लाई करेगा, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन DO3/dt ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2.8 इंटू 10 to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। 2.8 इंटू 10 to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट।
बहुत आसान लेकिन काम का टॉपिक। रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। अब देखो बेटा, ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लो, इसमें क्या पढ़ना है। होता क्या है, जैसे हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिख रहे थे उसी तरह अब रेट लॉ लिखेंगे। बस डिफरेंस क्या होगा कि रेट लॉ में जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी रेट लॉ एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताया जाता है कि कौन कौन से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है और कैसे डिपेंड कर रहा है। मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of a reactant or directly proportional to square of concentration of reactant or directly proportional to concentration of reactant raised to the power equal to 3/2। मतलब कंसंट्रेशन डिपेंडेंस क्या होगा रेट का, ये चीज रेट लॉ में एक्सप्रेस की जाती है। तो रेट लॉ की अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो सब लोग क्या लिखेंगे कि रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन विच शोज द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। एक बात थोड़ी सी सोचने वाली और जानने वाली है कि जो इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जनरली वो रिएक्टेंट के होते हैं, बट ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि वो हमेशा केवल रिएक्टेंट होगा। उसमें प्रोडक्ट भी अपीयर कर सकता है, उसमें प्रोडक्ट भी अपीयर कर सकता है। ऐसा भी हम लोगों को कुछ रिएक्शंस में देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, उसको प्रैक्टिकली इट वाज फाउंड कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि वहाँ पे प्रोडक्ट था उसकी पावर -1। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी अपीयर कर सकता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, बट जनरली अपने को डिफाइन कैसे करना है कि रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन विच शोज द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स किसकी, रिएक्टेंट्स की। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ कि A moles of A reacts with B moles of B to form some product C moles of C and D moles of D, then rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants raised to some power which is known as partial orders, or sum of partial orders is known as total order of reaction। कहने का मतलब क्या है, फिर से ध्यान से सुनो कि rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants raised to some power, and that power may or may not be equal to their respective stoichiometric coefficient। कहने का मतलब है ये x और y की वैल्यू a और b के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेटा ये जो x और y हैं दे आर पार्शियल ऑर्डर्स, मींस पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। x is order of reaction with respect to a, y is order of reaction with respect to b। Now what is order? Order tells us about number of concentration terms over which rate of reaction depends। फिर से ध्यान दो, order represents number of concentration terms over which rate of reaction actually depends। So it is purely an experimental quantity, it is not a theoretical property। इसको आप इक्वेशन देख के ऑर्डर नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो x एंड y may or may not be equal to a and b respectively। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो बेटा प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, r इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a एंड b raised to the power x and y। इसी को बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। दिस इज रेट लॉ। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ
अपने को बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कैसे डिपेंड करता है ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑर्डर क्या बताएगा कि कितने कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा तो ऑर्डर 1, अगर ए की 2 कंसंट्रेशन टर्म पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा तो एक्स की वैल्यू 2, अगर बी की 3 कंसंट्रेशन टर्म पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है तो वाई की वैल्यू 3, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा वहां 3। ठीक है, तो यहां पे आर इज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट आया उसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। इसको क्या कहोगे? दिस इज रेट ऑफ, आर इज रेट ऑफ रिएक्शन, के इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को जनरली हम लोग कहते हैं इट इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और रेट कांस्टेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है हर एक गिवन रिएक्शन के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है फॉर अ गिवन रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, ओके, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, x प्लस वाई इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या लिखोगे? इट इज सम ऑफ पावर्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? x प्लस वाई। It is sum of powers to which concentration terms are raised in rate law equation. ये है order of reaction, okay? Order अपने को क्या बताता है कि कितने concentration terms पे rate of reaction is actually depending. A की अगर 5 concentration term पे depend करेगा तो order with respect to A will be 5. B की अगर 4 concentration term पे depend करेगा तो order of this reaction with respect to B will be 4. ठीक है, इट इज प्योरली एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इट इज प्योरली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्योरली एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू रेस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ए एंड बी। ठीक है, इस पे भी खूब सवाल आते हैं। ऑर्डर पता करने के लिए आता है रेट लॉ इक्वेशन की हेल्प से कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन रिएक्टेंट, या टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सब सवाल इस पे बनते हैं। तो जरा देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल N2O3 प्लस O2 reacts to give N2O5, ओके, ये कोई भी एक गिवन रिएक्शन है और इसका रेट लॉ इक्वेशन गिवन है कि R इज इक्वल टू सम K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O3 एंड O2 का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ N2O3 एंड O2 का स्क्वायर, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स में गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन। यह है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ इक्वेशन। अब यहां से देखो अपने को क्या क्या जानकारी मिल सकती है। हम लोग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू N2O3 क्या बोलेंगे? दैट इज 1. ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन विल बी 2. overall order of the reaction will be sum of powers to which concentration terms are raised in rate law equation. तो overall order of this reaction will be beta 3. तो आप बोलोगे सर ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। मैं पूछूंगा व्हाट इज यूनिट ऑफ के, व्हाट इज यूनिट ऑफ के?
अब ये सवाल आया कि भाई रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट हम कैसे पता करेंगे। तो बेटा रेट की यूनिट फिक्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात हो रही है तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, प्रेशर के टर्म में बात हो रही है तो एटीएम पर सेकेंड, ठीक है। मीन्स कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यूनिट इज फिक्स। तो अब जरा देखो बेटा, लेफ्ट साइड में कंसंट्रेशन, मैं रेट को लिखता हूं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मैंने कंसंट्रेशन बेटा ले लिया मोल पर लीटर में और टाइम ले लिया सेकेंड में, दैट इज के। अब बोलो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, यानी मोल पर लीटर द पावर 3, यानी के की यूनिट यहां से निकालनी होगी बेटा। तो मोल पर लीटर को अगर इधर ले आके चेक करो तो ये क्या हो जाएगा, मोल का पावर -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी अगर अपने को ऑर्डर पता है तो हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट भी इजीली बता सकते हैं। इस चीज़ को चलो जनरलाइज कर लेते हैं, इस चीज़ को जनरलाइज कर लेते हैं किसी भी एक nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, ताकि एग्जाम में देखो। अब इससे फायदा क्या होगा कि एग्जाम में रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन रहेगी फॉर एग्जांपल, और ऑर्डर नहीं गिवन है, लेकिन वैल्यू गिवन है तो वैल्यू के आगे उसकी यूनिट भी मेंशन्ड होगी, और रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के ही हम रिएक्शन का ऑर्डर बता देंगे। रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के हम रिएक्शन का ऑर्डर इजीली बता देंगे। तो पहले ऑर्डर के बारे में एक दो बेसिक चीज लिखो और फिर रेट कांस्टेंट की यूनिट की यहीं से चर्चा कर लेंगे। ऑर्डर, इट इज एन, पहला पॉइंट, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर हो, इट कैन बी पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी zero, it can be fractional, even it can be negative. यानी order of reaction with respect to a given reactant can be negative as well, क्योंकि कुछ reactants ऐसे होते हैं जिनकी concentration आप बढ़ाओगे तो बेटा rate of reaction घट जाता है। तो ऐसे reactants जिनकी concentration बढ़ाने से rate of reaction घट जाता है, order of reaction with respect to such reactants is always negative. Okay? दूसरा point, it can be positive number, negative number, zero, positive integer, negative integer, zero, or even a fraction, or even a fraction. Order of reaction can be fractional as well. तीसरा पॉइंट, यहीं पे जो अभी मैंने बताया उसको ऐड कर लो। If increase in concentration of any reactant, if increase in concentration of any reactant causes decrease in rate of reaction, causes decrease in rate of reaction, then order of reaction, then order of reaction with respect to that reactant is negative. With respect to that reactant is negative. अभी थर्ड पॉइंट को हम लोग देखेंगे भी कैसे, कि अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्टेंट घट जाता है बेटा,
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट इज नेगेटिव, इज अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक। इट इज प्योरली एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. It may or may not be equal to respective stoichiometric coefficient of the reactants in balanced chemical equation. Okay? क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, सॉरी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है कि हम लोग रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देख के बता सकें. तो जरा अब हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम बताएंगे. मैंने कोई भी एक जनरल रिएक्शन ली फ्रॉम रिएक्टेंट R टू प्रोडक्ट P, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेज्ड टू द पावर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. Here n is what? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एक ही रिएक्टेंट है और उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर n है, तो यही रिएक्शन का भी ऑर्डर हो जाएगा. तो K की यूनिट अब मुझे पता करनी है, तो बताओ व्हाट इज दिस. R की यूनिट इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. K, R की यूनिट इज कंसंट्रेशन मोल पर लीटर टू द पावर n. तो K इज बेसिकली कंसंट्रेशन, इस टर्म को इधर ले आओगे, पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम. अगर मैं कंसंट्रेशन की यूनिट बेटा मोल पर लीटर ले लेता हूं और टाइम की यूनिट सेकंड ले लेता हूं, तो एक nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की जनरल यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड. ठीक है. तो अगर एक मैं छोटी सी टेबल बनाऊं तो यहाँ से आपको समझना आसान हो जाएगा. मैं अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस लिख रहा हूँ. अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट K की यूनिट कैसे वेरी करेगी ये हम लोग देख लेते हैं. ज़ीरो ऑर्डर, पहले हम लोग कौन सा ले लेते हैं? ज़ीरो ऑर्डर. बेटा n की वैल्यू ज़ीरो डालोगे इसमें तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर जो है n, उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो डालोगे तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K, यूनिट हो जाएगी बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड. ओके, कोई दिक्कत नहीं. फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K की यूनिट क्या होगी? जरा देखो तो, n की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 0, मोल पर लीटर द पावर 0, 1 हो गया. केवल सेकेंड इनवर्स मीन्स कंसंट्रेशन टर्म आया ही नहीं. जरा देखो तो, रेट कांस्टेंट की यूनिट में कोई भी कंसंट्रेशन टर्म अपीयर ही नहीं हो रहा है व्हेन द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ओके. सिमिलरली कोई एक रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की होगी तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 डालोगे, सीधे यूनिट क्या आ जाएगी? लीटर पर मोल पर सेकेंड. सिमिलरली थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्हेन n इज इक्वल टू 3, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक है. तो इस चीज़ पे ध्यान देना है. अब बताओ, मैं किसी भी एक रिएक्शन का ऑर्डर आपको नहीं बता रहा हूँ और बोल रहा हूँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो आप तुरंत कहोगे सर रेट कांस्टेंट की वैल्यू के बाद उसकी यूनिट गिवन थी लीटर पर मोल पर सेकेंड, मीन्स द रिएक्शन विल बी जरूर ऑफ सेकेंड ऑर्डर. रिएक्शन विल बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर. ठीक है. तो रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट बहुत कुछ इंफॉर्मेशन अपने को रिएक्शन में दे जाती है क्वेश्चन में. ठीक है. तो हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ पे. अपने को एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है बट हम लोग बेटा पहचान नहीं पाते हैं. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी डाटा अगर हिडन भी है, किसी दूसरे फॉर्म में गिवन है, जैसे यहाँ यूनिट के फॉर्म में रिएक्शन का ऑर्डर बता रखा था, तो ये अपना काम है. और ये कब पहचान पाओगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से क्लास करोगे. ठीक है.
अब देखो एक जनरल प्रॉब्लम मैं देता हूं, पहले एक जनरल प्रॉब्लम देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक जनरल रिएक्शन है कोई, A moles of A reacts with B moles of B to give some product P such that rate law equation R is equal to K concentration of A का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, तुरंत आप क्या कहेंगे 2, यानी A के दो कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B, आप कहेंगे सर पार्शियल ऑर्डर मतलब B के रेस्पेक्ट में 1। व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप कहेंगे इट इज सम ऑफ powers to which concentration terms are raised in rate law equation, that is 2 plus 1 equals to 3। Got it? अब देखो इस पे सवाल क्या पूछेगा, पूछ सकता है if concentration या what is impact on rate of reaction, सवाल पूछ सकता है what is impact on rate of reaction if concentration of A is doubled, दूसरा concentration of B is doubled, what is impact on rate of reaction if concentration of A is doubled, दूसरे पार्ट में बोला है concentration of B is doubled। मैंने लिखा नहीं है, आप लोग मान के चलेंगे when concentration of A is doubled and B remains constant, concentration of A is doubled and that of B is constant, and when concentration of B is doubled, concentration of A remains constant। बारी बारी बढ़ाया है बेटा, और रेट पे क्या असर पड़ेगा उस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश की गई है। लेट अस सी, वेरी सिंपल। मैंने मान लिया कि भाई पहले कंसंट्रेशन A नॉट है और B नॉट है, तो जरा देखो जो इनिशियल रेट होगा R नॉट वो क्या होगा K A नॉट स्क्वायर इंटू B नॉट। फर्स्ट पार्ट A नॉट से कहाँ जा रहे हो बेटा, 2A नॉट जा रहे हो, ठीक है। तो जो नया R डैश आया या R1 आया वो क्या आया, वो आया K 2A नॉट का स्क्वायर। अब कंसंट्रेशन A नॉट से कितनी हो चुकी है 2A नॉट, 2A नॉट का स्क्वायर इंटू B नॉट। बोलो व्हाट इज इफेक्ट ऑन रेट, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय ओरिजिनल इक्वेशन R1 अपॉन R नॉट, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, देखो सब कुछ कट जा रहा है, बस क्या आ रहा है 4, यानी R1 बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ R नॉट। रेट इज क्वाड्रिपल्ड। अगर कंसंट्रेशन A की डबल कर रहे हो तो बेटा रिएक्शन का रेट 4 गुना हो जा रहा है, ठीक है, रिएक्शन का रेट 4 गुना आ जा रहा है। तो बोलोगे when concentration of A is doubled keeping the concentration of B constant, then rate of reaction is quadrupled or the rate of reaction becomes 4 times of the original rate। Similarly second, अब B नॉट से कहाँ जा रहे हो 2B नॉट, देन मान लिया रेट हो गया R2, तो R2 को क्या लिखोगे बेटा K, A की जगह पे अब A नॉट ही रहेगा, A नॉट का स्क्वायर, B की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा 2B नॉट। अब जरा डिवाइड करके देखो R2 अपॉन ओरिजिनल R नॉट, ये वैल्यू कितनी आ रही है 2, मीन्स R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R नॉट, 2 टाइम्स R नॉट। जरा दोनों पार्ट में अंतर देखो,
कंसंट्रेशन दोनों ही रिएक्टेंट है ए और बी, जब ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ रहा है, देख रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जा रहा है ओरिजिनल का। और जब बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो बेटा तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल 2 टाइम्स हो रहा है ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बी की केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड किया, तो अगर बी की कंसंट्रेशन डबल किए तो रेट भी डबल हुआ। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 2 कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए, तो अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो 2 बार डबल होगा, और कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप का ये सबसे बेसिक और सिंपल सवाल हुआ, इसलिए मैंने बोला था एक जनरल सवाल आप लोगों को देता हूं। अब देखिए एग्जाम में आप लोगों से कैसा सवाल पूछ सकता है रेट लॉ पे बेस्ड। एग्जाम में सपोज आपको गिवन हो सकता है कि कोई भी एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स सम प्रोडक्ट P। यहाँ पे गिवन रहेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सपोज A की कंसंट्रेशन गिवन है A, बी की गिवन है बी, उस टाइम रेट गिवन है R0। रेट कितना गिवन है R0। दूसरा दिया हुआ है टेबल में कि कंसंट्रेशन ऑफ A becomes 2A and that of B becomes, B remains B, rate becomes 8R0। तीसरा डाटा गिवन है कि A की A ही रह जाती है and concentration of B becomes 3B and rate becomes 9R0। पूछा है what is order of reaction and what is unit of rate constant। what is order of reaction and what is unit of rate constant, ये अपने को क्वेश्चन गिवन है। तो ऐसे डाटा से हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे? सिंपली बस पीछे जो क्वेश्चन किए हैं हम लोग उसका जस्ट उल्टा, वहाँ पे ऑर्डर गिवन था और कंसंट्रेशन चेंज करके हम लोग रेट बता रहे थे कि रेट पे कितने गुना का अंतर पड़ रहा है। अब यहाँ रेट पे पहले ही पता है कि रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है या 9 टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करना है? उल्टा चलना है। ऐसा सवाल जब भी आए रेट लॉ इक्वेशन लिख लो कि भाई इसका कुछ रेट लॉ इक्वेशन कैसा रहा होगा, R इज इक्वल टू K A द पावर M एंड B द पावर कंसंट्रेशन ऑफ B द पावर N। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा M प्लस N। अब यही M और N की वैल्यू अपने को बतानी है, तो 3 डाटा गिवन है, तीनों से एक एक इक्वेशन बना लो बेटा। जो पहली इक्वेशन बनाई हम लोगों ने वो क्या बनाई कि रेट R0 होगा कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज A एंड दिस इज B द पावर N। ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। दूसरे डाटा से दूसरी इक्वेशन हमने बनाई 8R0 इज इक्वल टू K 2A द पावर N M एंड B द पावर N। ये बेटा दूसरी इक्वेशन। देखो तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी 9R0। कब होगा रेट 9R0? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज A एंड B इज 3B। यानी दिस इज 9R0 इज इक्वल टू K A द पावर M एंड B द 3B द पावर N। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इक्वेशन आपको अपने कॉमन सेंस से सेलेक्ट करनी होगी कि कौन कौन सी दो इक्वेशन का सेट हम लोग लेके चलें ताकि इजीली कट पिट के सब कुछ फाइनल वैल्यू M और N की हम पता कर सकें। तो मैं बोलता हूं कि लेट अस डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। लेट अस डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। व्हाट डू वी गेट? 8R0 अपॉन R0। 8 राइट साइड में बेटा K कैंसिल हो गया, A द पावर M B द पावर N कैंसिल हो गया, बस क्या बचा 2 द पावर M। 2 द पावर M। 8 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू
टू द पावर m, यानी m की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3, m की वैल्यू कितनी आ गई 3. गॉट इट? सिमिलरली if I divide equation 3 by equation 1, then what do I get? Equation 3 divided by equation 1, what do we get? जल्दी से बोलो. 9r0 by r0, 9. राइट साइड में बोलो. k कैंसिल, a द पावर m कैंसिल, b द पावर n कैंसिल. ऊपर में क्या बचा? बस 3 द पावर n. क्या बचा? 3 द पावर n. 9 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? 3 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 3 द पावर n. व्हाट डू वी गेट? n इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 2. अब हम लोगों से क्या पूछा था कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड b, एंड व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपली वी कैन से कंसंट्रेशन टर्म कितने पावर में जा रहा है? देखो तो पावर 3 में. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a इज m, दैट इज 3, and with respect to b is n, that is 2. What is overall order of reaction? What is overall order of reaction? जब overall order पूछेगा तो बेटा वो क्या होगा? m plus n. 3 और 2 5. सिंपल, वेरी सिंपल. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ देगा. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ देगा. पीछे पलट के देखना क्या आ जाएगा? लीटर टू द पावर 4 पर मोल टू द पावर 4. दिस इज सेकेंड इनवर्स. सेकेंड इनवर्स. ठीक है? क्लियर सबको बेटा? तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है. पहले भी बहुत पूछे गए हैं. बस यहाँ पे a और b मैंने समझाने के लिए जो आपको दिया है, उसकी जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होंगी, उसकी जगह पे नंबर्स दिए होंगे. तो आपको कैलकुलेशन खुद से करनी होगी. चलो जरा नंबर वाला भी करके देख लेते हैं. जरा बेटा नंबर वाला भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं. ये मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से पॉज करके इसको देखना और कायदे से समझना. ठीक है? हाँ, एक चीज मैंने बताई थी कि ये देखो 3 में से 2 इक्वेशन का सेट लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो कौन सी 2 इक्वेशन लेनी है ये अपने कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा. कैसे? मैं सेलेक्ट करते टाइम ये देखूंगा कि डिवीजन के बाद जो m और n अगर 2 नंबर्स हैं तो कोई एक ही नंबर आए, ताकि उसी स्टेप में उसकी वैल्यू मैं इजीली बता दूं. लेकिन कई क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है, तो वहां पे 3 बार सेट्स बनाने पड़ते हैं. जैसे यहाँ पे 2 ही सेट में काम हो गया, तो वहां पे 3 सेट अपने को बनाने पड़ेंगे. न्यूमेरिकल आप देखना कॉपी में, किताब में आपको मिल जाएंगे. ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इस पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना. पास्ट ईयर भी आप देखोगे तो बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे आपको, नीट में भी, जेई में भी. रेट लॉ इक्वेशन बहुत सिंपल है, बट एग्जाम के लिए बहुत फेवरेबल टॉपिक है. एग्जाम के लिए बहुत फेवरेबल टॉपिक है. एग्जामिनर हमेशा आपका यही नहीं टेस्ट करता है कि कितनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन या कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं. कई बार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक किया जाता है. कई बार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक किया जाता है एग्जाम में. छोटी सी सिंपल सी चीज होती है और बच्चे उसको मिस कर देते हैं. तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है थोड़ा. एक रिएक्शन है बेटा कि सपोज NO plus O2 2O2 reacts to give 2 N2O4. N2O4. अब क्वेश्चन क्या गिवन है? पिछले क्वेश्चन की तरह ही है. कंसंट्रेशन ऑफ NO, कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन.
rate of reaction. अब देखो when concentration was 2 into 10 to the power minus 2, 3 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, rate was equal to 1.2 into 10 to the power minus 7. When this became 6 into 10 to the power minus 2, and this was 3 into 10 to the power minus 3, it became 3.6 into 10 to the power minus 7. तीसरा गिवन है, this became 4 into 10 to the power minus 2, and this became 6 into 10 to the power minus 3. (9.6) into 10 to the power minus 7. ठीक है बच्चों, ये एक डाटा गिवन है. पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डाटा. ये जो टेबल गिवन है इसके बेसिस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की वैल्यू अपने को पता करनी है. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सिंपल मेथड फॉलो करेंगे. R इज इक्वल टू के NO द पावर m, और O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या मान ले बेटा? n. O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या मान ले? n. अब देखो जरा, देखो इसको अब सॉल्व करो. 3 इक्वेशंस बनाएंगे. 1.2 into 10 to the power minus 7 is equal to k 2 into 10 to the power minus 2 into 3 into 10 to the power minus 3 का पावर n. This is our equation number 1. This is our equation number 1. दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? ध्यान देना. 3.6 into 10 to the power 7 is equal to k. 2 की जगह पे क्या हो गया? 6 into 10 to the power minus 2 m. ये उतना ही रहा. 3 into 10 to the power minus 3 n. और तीसरा बेटा क्या बना? 9.6 into 10 to the power minus 7, and that is equal to k 4 into 10 to the power minus 2 the power m, and 6 into 10 to the power minus 3 का पावर n. ठीक है. अब आगे क्या काम करना है? सिंपल, 2 को 1 से डिवाइड करो या 3 को 2 से डिवाइड करो, ये खुद से सेलेक्ट करना है. मुझे लग रहा है जहाँ पे 2 टर्म सेम मिलते हैं उस सेट को जरूर यूज़ करना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक अननोन नंबर n जो है वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जा रहा है. एक अननोन नंबर पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जा रहा है. ओके, जरा देखो, जब सेकेंड को मैं पहले से डिवाइड कर रहा हूँ, चलो इधर लिखते हैं. जब बच्चों मैं सेकेंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं तो लेफ्ट साइड में देखो क्या आया? 3, दिस डिवाइडेड बाय दिस 3. राइट साइड में क्या आएगा? केवल 2 3 6, 3 द पावर m. दूसरा टर्म पूरा एलिमिनेट हो गया. यानी यहां से बेटा m की वैल्यू क्या आ गई? 1. m की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई. ठीक है. अब क्या किए? इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दिए. इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1.
तो बोलो इधर क्या आया 8 टाइम्स, मतलब 8 दिस डिवाइडेड बाई दिस, तीसरे को पहले से डिवाइड कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में 8, राइट साइड में देखो कट गया, ये 2 2 ज़ा 4 मीन्स 2 का पावर m बचेगा बेटा, और बोलो 3 2 ज़ा 6 यानी 2 का पावर n। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m equals to 1 in this equation, what do we get? 4 is equal to 2 the power n। 4 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 2 equals to 2 का पावर n, यानी यहां से n की वैल्यू भी बेटा कितनी मिल गई 2। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब अपने से कोई पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम बोलेंगे m प्लस n एंड दैट इज 2 + 1 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा कितना आ जाएगा 3। वेरी सिंपल, ठीक है। अगली चीज क्या पूछी थी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अब जब रेट लॉ एक्सप्रेशन पता चल गई है तो इन तीनों में से कहीं पे भी ऑर्डर की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। जैसे पहले में ही मैंने रख लिया कि 1.2 इंटू 10 टू द पावर -7 इज इक्वल टू k, m की वैल्यू क्या रख दो बेटा 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और n की वैल्यू रख दो बेटा 2, तो आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू 10 टू द पावर -6, तो कितना आ गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर -7 दैट इज इक्वल टू k 1.8 इंटू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 कैंसिल, k की वैल्यू 1.2 अपॉन 1.8, 1.2 अपॉन 1.8 दैट इज 0.67। अच्छा, रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की, तो यूनिट क्या लिखोगे बेटा k की, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, गॉट इट। तो इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे मुझे उम्मीद है सारे लोग सॉल्व कर दोगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू से कैसे, रेट कांस्टेंट की यूनिट से कैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगा सकते हैं, कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पता लगा सकते हैं अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। चलो एक छोटा सा सवाल बच्चों इस पे और बनाते हैं, एक छोटा सा सवाल और बनाएंगे हम लोग कि एक रिएक्शन गिवन है 3O2 या 2O3 gives 3O2 और क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट रेट लॉ एक्सप्रेशन या फाइंड आउट रेट लॉ इक्वेशन इफ rate of reaction becomes 4 times of original rate when या if concentration of O3 is doubled and rate of reaction
is reduced to half of original value if concentration of O2 is doubled. बोला है कि एक्सप्रेस रेट लॉ इक्वेशन या फाइंड आउट रेट लॉ इक्वेशन इफ rate of reaction becomes 4 times the original rate, 4 times of original rate if concentration of ozone gas is doubled, and rate of reaction becomes half of original rate when concentration of oxygen is doubled. ये बोला है. तो क्या करना है? वही काम. R naught is equal to sum K O3. इतना पता चल गया यहाँ पे कि बताओ प्रोडक्ट पे भी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है या नहीं? बिल्कुल कर रहा है. तभी तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेंज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बेटा वेरी कर रहा है. तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स या डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वड इन रिएक्शन, बट समटाइम्स इट मे ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. जैसे कि यहाँ पे देखो O3M O2 N रेट बेटा कितना हो जा रहा है? 4R naught when concentration of O3 is doubled, that is K 2O3 the power M and O2 and becomes R naught by 2. हाफ हो जा रहा है ना? O3 the power M and 2O2 the power N. यहाँ पे देखो बेटा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. हम लोग क्या करेंगे? पहले इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करेंगे. क्यों? ताकि O2 वाला टर्म पूरा N वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए. क्या आएगा लेफ्ट साइड में? 4. राइट साइड में क्या आएगा बेटा? 2 द पावर M, यानी M की वैल्यू कितनी आ गई? M की वैल्यू कितनी आ गई? 2. भाई ये 2 का स्क्वायर है ना, तो M की वैल्यू कितनी आ गई? 2. सिमिलरली इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करेंगे, तब क्या आएगा बेटा? 1/2 इज इक्वल टू, बोलो O3 वाला टर्म पूरा गायब, इधर 2 द पावर N, 2 द पावर N. अच्छा 1/2 को क्या लिख सकते हो? 2 द पावर -1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 द पावर N. मतलब N की वैल्यू बेटा कितनी आई? -1. देखो इसीलिए लास्ट में मैंने क्वेश्चन लिया कि यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखे हम लोगों ने वो क्या आएगी? K O3 का स्क्वायर O2 का पावर -1. देखो जरा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट कैन बी नेगेटिव और नॉट. बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है. यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है. क्यों? देखो O2 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है. बेटा O2 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है. तो कोई भी ऐसा कंसंट्रेशन टर्म, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, जो रेट लॉ इक्वेशन में इन्वॉल्व है और जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन घटता है, देन तुरंत आपको समझ जाना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट विल बी नेगेटिव. यहाँ पे दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ गई, इसीलिए एग्जांपल लिया मैंने कि प्रोडक्ट भी अपीयर हो सकता है इन फाइनल रेट लॉ इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी है. ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है. इस पे बेस्ड जितने भी आए हुए सवाल हैं करने हैं. ठीक है, आपके पास जो भी प्रॉब्लम बुक है उससे भी सवाल बनाओगे इस पे बेस्ड. और आज इस लेक्चर में मैंने इसीलिए एक टॉपिक कवर किया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो धीरे धीरे मैंने पढ़ाया. ठीक है, तो आराम से
इस पे आज आप लोग सवाल करेंगे बेटा। अगले क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी डिस्कस करेंगे, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और फिर अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए इक्वेशंस और फॉर्मूला बनाएंगे। ओके, मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है बेटा कि किसी भी एक स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलिजन कर रहे हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट। यानी मॉलिक्यूलैरिटी हर एक स्टेप के लिए डिफाइन की जाती है। हर एक स्टेप से मेरा मतलब है बेटा हर एक रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन हो ये जरूरी नहीं है। रिएक्शन कैन बी ऑफ सिंगल स्टेप जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और एनी रिएक्शन कैन बी अ मल्टी स्टेप रिएक्शन एज वेल। रिएक्शन मल्टी स्टेप भी हो सकती है। तो अब ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दो चीज़ें अलग अलग हो गई। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी वाइल मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी